हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग बेटा पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और क्लासिफिकेशन में हमने डोबराना ट्रायड, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल और उसके साथ साथ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को काफी डीप डिस्कशन किया था। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के फेल्योर के बाद जो अगला क्लासिफिकेशन किया गया नेचर में पाए जाने वाले लगभग 118 एलिमेंट्स का, वो बेटा क्लासिफिकेशन किया गया साइंटिस्ट मोजले के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? मोजले। बेटा मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया और मोजले के एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। उस समय की पूरी वैज्ञानिक संस्थाओं में खलबली मचा दिया। मोजले ने मेटल रॉड पे या मेटल शीट पे आप बोल सकते हैं, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉनों को बम्बार्ड किया। बेटा जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड हुए मेटल शीट पे, तो आप जानते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर मेटल से खूब ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो मेटल से जो है प्रोड्यूस होता है एक्सरे। तो यहां से जो एक्सरे प्रोड्यूस हुआ वही एक्सरे जो हमारी टूटी हुई हड्डियों को जानने के काम में आता है या बहुत तरह से मेडिकली यूज होता है, आप जानते भी। स्पेशली वहां पे यूज होता है जहां पे फ्रैक्चर वगैरह डिटेक्ट करना रहता है। तो ये जो एक्सरे प्रोड्यूस हुआ बच्चों, इस एक्सरे के फ्रीक्वेंसी को उसने जाना। किसको जाना? फ्रीक्वेंसी को। और उसने दो ग्राफ बनाए दुनिया के सामने। पहला ग्राफ था एक्सरे के फ्रीक्वेंसी का रूट और एटॉमिक मास के बीच में, और जो दूसरा ग्राफ था बेटा वो था एक्सरे की फ्रीक्वेंसी का रूट और एटॉमिक नंबर के बीच में। इन दोनों ग्राफों से बहुत कुछ क्लियर हुआ। जब उसने देखा तो जब एटॉमिक नंबर के साथ एक्सरे की फ्रीक्वेंसी का रूट का ग्राफ खींचा, तो उसने देखा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, कंटिन्यूअसली जो है एक फिक्स्ड मैनर में फ्रीक्वेंसी का रूट भी बढ़ रहा था। लेकिन जब उसने एटॉमिक मास के साथ कर खींचा, किसका? फ्रीक्वेंसी के रूट का, तो उसने देखा कि इसमें कुछ कंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस इंक्रीज था, यानी कि किसी मैनर वे में इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो उसका तो भेजा खाना गया, क्योंकि मेंडलीव ने क्या बोला था बेटा? मेंडलीव ने बोला था कि दुनिया के सारे एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, इट इज द एक्चुअली फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। अगर रूट न्यू क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है इस मेटल से निकले हुए एक्सरे का। रूट न्यू अगर फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो एटॉमिक मास के साथ जो वेरिएशन है वो क्या होना चाहिए था? कंटिन्यूअस होना चाहिए था। और एटॉमिक नंबर के साथ जो वेरिएशन क्या होना चाहिए था? डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि मेंडलीव के हिसाब से फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, नॉट एटॉमिक नंबर। बट इस एक्सपेरिमेंट में जब देखा गया तो जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर के साथ कंटिन्यूअस मैनर में बदल रही थी, ना कि एटॉमिक मास। इस एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और जब एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, तो मोजले ने कहा कि आज तक जितने भी कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में फॉर क्लासिफिकेशन दिए गए हैं वो दो कौड़ी के हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है, सारी बातें गलत हैं। और फिर उसने अपना क्लासिफिकेशन प्रपोज किया दुनिया के सामने। उसने बोला बेटा कि physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number, not the atomic mass। बहुत ध्यान से जान लीजिएगा कि before the Moseley all scientists considered that the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic mass, but after this experiment Moseley proposed in front of the whole world that the physical property and chemical properties of the elements are not the periodic function of atomic mass, they are the periodic function of atomic number। क्योंकि एटॉमिक मास के साथ रूट न्यू का जो वेरिएशन था वो कंप्लीटली क्या था? डिसकंटिन्यूअस था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद मोजले ने अपना पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया, जिसको बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
मोजले का जो पीरियोडिक टेबल था इसे हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक। बेटा मोजले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया वो हमने आपको डोबराना ट्रायल में काफी अच्छे से पढ़ा रखा है, और उसको आप एक बार देखिएगा और ध्यान से उसको दोबारा से मेमोराइज करिएगा, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का याद रखना काफी जरूरी है। मैं इंपॉर्टेंट बातों को निकाल के आपके सामने रख देता हूं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स थे और हर कॉलम को ग्रुप बोला जाता है, और 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस थी जिनको पीरियड बोला जाता है। 18 वर्टिकल लाइंस देख लीजिए, मैं इनको नंबर से डिनोट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। यहां पे जो आपका 1 से 2 है, यहां था एस ब्लॉक, आपको मालूम भी है, और ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर आपका 12 तक कौन चलता है, डी ब्लॉक, और उसके बाद आपका ग्रुप नंबर 13 से आपका ग्रुप नंबर 18 तक कौन चलता है, पी ब्लॉक चलता है। यहां बेटा आप ध्यान से देख लीजिएगा कि कभी कभी इन्हें रोमन डिजिट से भी डिनोट किया जाता है, जैसे यहां लिखा रहेगा फर्स्ट ए, और यहां लिखा रहेगा सेकेंड ए, फिर यहां से शुरू हो जाएगा थर्ड बी, फिर यहां से फोर्थ बी, फिर यहां से फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, फिर सेवेंथ, सिक्स्थ बी के बाद फिर कौन आ जाएगा, सेवेंथ बी, फिर 8 9 10 को हमारा रखा जाता है किसमें बेटा, ग्रुप नंबर 8 में। इसमें कोई बी वगैरह नहीं लिखा रहेगा। उसके बाद यहां जब आएंगे 11 में, तो इसको फर्स्ट ए, सॉरी, इसको आपको बोला जाएगा फर्स्ट बी, एंड इसे क्या बोला जाएगा, सेकेंड बी। अब बेटा आप जैसे ही यहां आ जाएंगे पी ब्लॉक में, तो इसको रोमन डिजिट में जो इस्तेमाल किया जाएगा वो बोला जाएगा क्या, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, और ये जो आपका ग्रुप नंबर 18 है इसको क्या बोल देंगे हम, 8, ग्रुप नंबर 8। ये 8B से इसको हम डिनोट करेंगे 8B से। यहां जो आपका ग्रुप नंबर 18 है इसमें हम किसी भी तरह के सफिक्स का इस्तेमाल नहीं करते। अब आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सारे ग्रुप को काउंट करने के लिए दो तरह के टेक्निक का यूज किया है। सबसे पहले आपने न्यूमेरिकली काउंट किया है, तो जो IUPAC है उसमें 1 2 3 सिस्टम का यूज किया जाता है, और एक ही IUPAC के पैरेलल में चलता है मेंडलीव्स का सिस्टम। मेंडलीव सिस्टम में जो काउंटिंग की जाती है दैट इज ऑलवेज इन रोमन डिजिट्स। और बेटा आप देखोगे तो दो तरह के सफिक्सेस का इस्तेमाल हो रहा है रोमन डिजिट में। पहला सफिक्स जो यूज हो रहा है बेटा वो है हमारा ए, और दूसरा सफिक्स जो यूज हो रहा है वो है हमारा बी। ए सफिक्स याद रखना हमेशा एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए यूज होगा, और जो हमारा सफिक्स बी है वो हमेशा डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए यूज होगा। अब इंपॉर्टेंट बातों के सिलसिलों में चला जाएगा तो एक काफी जानकारी के लिए बात आपको बता दें कि जो थर्ड बी है ना बेटा, एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो वो थर्ड बी में ही आता है। यानी कि एफ ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होंगे उन सब का जो ग्रुप नंबर होगा दैट इज ऑलवेज थर्ड बी इन रोमन काउंटिंग व्हिच इज यूज्ड इन मेंडलीव सिस्टम, या आप उनको ग्रुप नंबर 3 बोल सकते हैं जो कि यूज किया जाता है किसमें, IUPAC में। चाहे मैं थर्ड बी बोलूं चाहे ग्रुप नंबर 3 बोलूं, दोनों का मतलब हमारा जो है वो क्या है, सेम है। तो ये इतनी बातें जो है हमारी वो हमको कहां देखने को मिलेंगी, वो हमको देखने को मिलेंगी क्लासिफिकेशन के दौरान। कौन सा क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन किसने किया है बेटा, जो क्लासिफिकेशन किया है मोजले।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। अब इस पे किस तरह से क्वेश्चन, आपसे इसमें कई तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपको ध्यान देना होगा। वो क्वेश्चन कैसे होंगे मैं वन बाय वन करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेटा जान लीजिए कि एक तो आईयूपीएसी में नॉमेनक्लेचर कहेगा आपसे, यानी कि कंपाउंड्स का एटॉमिक नंबर दिया रहेगा और आपसे बोला जाएगा कि आप इनका नाम लिखिए, यानी कि एटॉमिक नंबर से किसी एलिमेंट के नाम पे अप्रोच लगाना। तो आप जरा देखते हैं, हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो हमको देगा किसका, एलिमेंट्स का, तो वो कैसे करेंगे जरा देखिए। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले तो आपको दो बातें जानना जरूरी है। उन दो बातों में क्या है ये जरा आप देख लीजिए। हम सबसे पहले इधर लिख देंगे आपको डिजिट्स, और किस डिजिट के लिए क्या वर्ड रूट यूज किया जाता है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना इसको जाने हम आईयूपीएसी में नाम नहीं लिख सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने डिजिट से ही कोई भी संख्या बनके, कोई भी नंबर बनके तैयार होता है। 0 के लिए जो यूज किया जाता है वर्ड रूट वो है अन, और 1 के लिए जो यूज होगा वो होगा नील, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए ध्यान रखिएगा क्वाड यूज होता है QUAD, 5 के लिए पेंट, और 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए ऑर्गेनिक में तो हेप्ट यूज होता है, लेकिन यहां बेटा हेप्ट नहीं यूज होता, यहां सेप्ट यूज होता है, और 8 के लिए ऑक्ट यूज होता है, और 9 के लिए ENN। ये हमारे डिजिट्स हैं, ये उन डिजिट के वर्ड रूट हैं। मान लीजिए कि आपसे कहता है कि गिव द IUPAC नेम ऑफ, पहला एलिमेंट है X, दूसरा है Y और तीसरा है Z। इसका एटॉमिक नंबर है 103, इसका है 115 और इसका है 119। तो जरा देख लीजिएगा, 1 का वर्ड रूट क्या हो जाएगा, सॉरी 1 का क्या हो जाएगा, नील, और बेटा 0 का वर्ड रूट क्या हो जाएगा, अन, और 3 का वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 3 का वर्ड रूट हो जाएगा ट्राई। अब इनको एक साथ मिला के जब आप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा कि नील, अन, ट्राई। अब यहां देख लीजिएगा कि AEIOU ये जो वॉवेल हैं हमारे AEIOU, इनसे अगर एंड हो रहा होगा तो हम इनमें हमेशा, सारों में हम हमेशा सफिक्स लगाते हैं ईएम लगाएंगे, लेकिन जब इतने हिस्से में लास्ट में AEIOU आएगा तो एक आई इसमें से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, यानी कि इसका नाम हो जाएगा क्या, नील, अन, ट्री। दो बार आई है, एक ही बार लिखना है, ट्रियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 103, उसका नाम हो जाएगा नील, अन, ट्रियम। ठीक इसी तरह से जिसका एटॉमिक नंबर 115 है, तो जरा देखिए 1 के लिए जो वर्ड रूट सेलेक्ट किया जाएगा दैट इज नथिंग बट नील, एंड अगेन फॉर 1 इज नील, एंड फॉर 5 इज नथिंग बट पेंट। अब यहां लास्ट में कोई झोल नहीं है, टी से एंड हो रहा है, तो आप इसको क्या ऐड कर देंगे, ईएम ऐड कर देंगे, यानी पूरा नाम लिखने के बाद ईएम ऐड करना नेसेसरी है। हम लिख देंगे नील पेंटियम, IUM। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे आप देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल खोलेंगे तो MNP और यहाँ पे NUT, इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल में नाम मिल जाएंगे। 119 है तो 1 के लिए वर्ड रूट हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, नील, इसके लिए भी क्या सेलेक्ट कर लेंगे, नील, और 9 के लिए क्या कर देंगे, ENN, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, नील इनियम। शॉर्ट फॉर्म बोलेगा तो NNE लिखा जाएगा आपको, और इस तरह से कई सारे नाम आप जब आएंगे पीरियोडिक टेबल में तो आपको लिखने को मिलेगा। यानी कि मोजले के क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले देखा कि किस तरह से हम एटॉमिक नंबर को बेस बना करके उनका हम नाम लिख सकते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। उसमें हमें इतनी बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
और जब इतनी बातें हमको मालूम रहेंगी तो बहुत आसानी से नाम लिख लिया जाएगा। बेटा इसके एंड होने के बाद जो दूसरा हिस्सा शुरू होगा वो इतना खतरनाक है कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। दूसरा हिस्सा हम आपको बताएंगे, उसमें आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। कभी कभी हमको एक चार्ट बना रहा हूं, देखिएगा, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। जैसे हमने इस बोर्ड को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया और 4 बराबर हिस्सों में बांटने के बाद हमने लिखा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं पीरियड, पूरा नाम लिख देते हैं, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। पीरियड के बाद मैं यहां पे लिख दूंगा सबशेल, और सबशेल के बाद मैं यहां लिख दूंगा एलिमेंट, और यहां मैं लिख दूंगा नेम ऑफ पीरियड। उम्मीद करता हूं कि क्या करने जा रहा हूं ये आपको समझ आ गया होगा, यानी कि किस पीरियड में कितने सबशेल हैं, कितने एलिमेंट हैं, और साथ साथ में किस पीरियड का क्या नाम है, ये हम जानना चाहते हैं। पहले में आप अगर देखें तो पीरियड लिखा हुआ है, दूसरे में देखेंगे तो सबसेल लिखा हुआ है, और आप अगर तीसरे में देखेंगे तो एलिमेंट लिखा हुआ है, और आप चौथे में आ जाएंगे तो नेम ऑफ पीरियड लिखा हुआ है। अगर हम पीरियड नंबर 1 की बात करते हैं तो आप जानते हैं पीरियड नंबर 1 में जब आप इस लेक्चर को पढ़ रहे होइएगा तो उस वक्त आप पीरियोडिक टेबल अपने सामने खोल के रखिएगा। तो पीरियड नंबर 1 में आप देखेंगे हाइड्रोजन मिलेगा आपको, और हाइड्रोजन के साथ साथ सिर्फ हीलियम मिलेगा आपको। तो बेटा हाइड्रोजन हीलियम यानी यहाँ पे सिर्फ एक सबसेल होता है S, और किसी भी सबसेल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं उतने ही उस सबसेल में एलिमेंट्स होंगे। हम जानते हैं S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। और ये कैसे डिसाइड होगा कि किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो ये बेटा डिसाइड होता है 2 into 2l plus 1 से, where l is the azimuthal quantum number, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पीरियड। ये पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा पीरियड है। अगर मैं पीरियड नंबर 1 के बजाय पीरियड नंबर 2 में एंट्री करूंगा तो पीरियड नंबर 1 के बजाय जैसे ही आप पीरियड नंबर 2 में आएंगे तो पीरियड नंबर 2 में आपको 2 सबसेल मिल जाएगा, एक तो S मिल जाएगा, दूसरा P। S में टोटल 2 एलिमेंट होते हैं और P में टोटल 6 एलिमेंट होते हैं। ये मैं कैसे जाना? किसी भी सबसेल में मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें उतने ही एलिमेंट होंगे, यानी यहां से हमें मिल जाएगा 8। अब इसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, शॉर्टेस्ट से शॉर्ट यानी छोटे से थोड़ा सा बड़ा, शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। शॉर्ट पीरियड जब हम पीरियड नंबर 3 में एंट्री करेंगे, नेम है बेटा, ये सीधे क्वेश्चन पूछ लिया है कई बार। तीसरे पीरियड में जब आप आओगे तो यहां भी S और P सबसेल ही मिलेंगे, और जब यहां भी S और P सबसेल ही मिलेंगे तो 2 + 6 यानी 8, इसका भी नाम क्या हो जाएगा? शॉर्ट पीरियड। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप 4th पीरियड में एंट्री करते हैं तुरंत D सबसेल खुल जाता है, और सॉरी SP D सबसेल खुल जाता है, और D खुल जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 + 6 + 10 हो जाएंगे, यानी कि पीरियड नंबर 4 में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? 18, और इसको बोला जाता है जो है लॉन्ग पीरियड। बेटा जब आप पीरियड नंबर 4 से पीरियड नंबर 5 में आएंगे तो इसमें भी SPD ही होता है, और इसमें भी टोटल 18 एलिमेंट ही होंगे। ये आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो प्रैक्टिस की जरूरत लगेगी, जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा तब आप इसको अच्छे से जान पाएंगे। और जब इसमें भी 18 एलिमेंट है इसको भी क्या बोल दिया जाएगा? लॉन्ग पीरियड। लेकिन जब आप पीरियड नंबर 6 में आएंगे तो पीरियड नंबर 6 में जब आप आएंगे तो तुरंत F ब्लॉक खुल जाता है। आप देखेंगे तो 6 पीरियड से F ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, यानी SPDF 4 सबसेल होंगे, और 4 सबसेल होंगे तो 2 + 6 और 6 + 10 और 10 + 14, यानी कि टोटल 32 एलिमेंट्स पाए जाएंगे, और इनको लॉन्गेस्ट पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉन्गेस्ट पीरियड बोला जाता है।
ठीक इसी तरह से जैसे ही आप पीरियड नंबर 7 में आएंगे, इसमें भी SPDF होता है और SPDF होगा, तो इसमें भी 2 + 6 + 10 और +14, यानी इसमें भी टोटल एलिमेंट्स जो होंगे वो 32 ही होंगे। और जब बेटा 32 ही होंगे तो इनका भी नाम क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट पीरियड ही हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आप हल्के में मत लीजिएगा। जब आप इसको बिना वीडियो को देखे कोशिश करेंगे तो आपसे बहुत आसानी से नहीं बनेगा। मैंने किया क्या है, मैंने आपको सातों पीरियड को खोल के दिखाया है और मैंने बताया है कि किस पीरियड में कितने सबसेल होंगे और किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। कभी कभी आपको परेशान करने के लिए बहुत इंटरनल बात पूछ लेगा। जब आपसे पूछेगा कि 4th पीरियड में कौन सा डी होता है, तो हमेशा जानते रहिएगा n-1 करते चलना है। 4th पीरियड में 3d होता है। 5th पीरियड में आपका बेटा जो होगा वो क्या होगा, 4d होगा। हालांकि मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काफी डिटेल में बता दूंगा, अभी आप ऐसे देख लीजिए। अगर 6th पीरियड में f की बात करता है तो जानते रहिएगा 6th पीरियड में जो खुलता है f वो 4f होता है और 7th पीरियड में जो f खुलता है वो कौन सा होता है, 7f होता है। आप पूछ सकते हो मुझसे कि सर आप कैसे जान ले रहे हो, कैसे आपको समझ में आ जा रहा है। तो बेटा मेरे पास 2 लाइनें हैं, ध्यान रखना। और ये मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो भी कुछ आपने पढ़ा है गलत पढ़ा है, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद सिद्ध भी कर दूंगा। तो वो 2 लाइनें क्या हैं, वो 2 लाइनें हैं कि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला s भरा होता है, यानी कि 3d में तभी जाएगा जब 4s होगा। चौथा है तो 4s होगा ये, तो ये 3d होगा। अब जान लीजिए। और दूसरा लाइन क्या है, किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s भरा होता है। ये 6s है ना, तो उससे 2 पीछे चले जाएगी, 4f हो जाएगा। और ये 7s है ना, ये कौन सा हो जाएगा, 5f हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि 6th पीरियड में कौन सा f खुलता है, तो 4f खुलेगा। 7th पीरियड में कौन सा f खुलता है, तो 5f खुलेगा। 4th पीरियड में कौन सा d खुलता है, तो 3d खुलेगा। इसको मैं और डिटेल से आपको बता देता हूं। यहां से जब आप इनका समअप करेंगे तो आपको टोटल 118 एलिमेंट मिल जाएंगे। और 118 एलिमेंट जब आपको मिल जाएंगे तो यही 118 एलिमेंट है जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जो है ब्लॉक्स में पढ़ते हैं, S, P और D और F में मिला करके। तो हमने बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 2 चीजें देखी कि किस तरह से उनको आइसोलेट मतलब क्लासिफाई किया गया है, क्या है उनमें रोमन काउंटिंग कैसे होती है और कैसे उनकी की जाती है IUPAC काउंटिंग। उसके बाद आपने देखा कि किस पीरियड में कितने सबसेल है, कितने एलिमेंट हैं, और उसके साथ साथ आपने देखा कि उनका नाम क्या है। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन होगा क्या, जरा जान लीजिएगा। वो क्वेश्चन होगा कि कोई एलिमेंट आपसे दे दे और आपसे पूछे कि उस एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होगा। यानी कि जैसे मैं आपसे दे दूं क्रोमियम और कहूं कि बताओ कि पीरियोडिक टेबल में क्रोमियम कहां प्रेजेंट रहता है। तो अगर आपसे ऐसा पूछेगा या आपसे दे दे कि प्लैटिनम, बताओ कि पीरियोडिक टेबल में प्लैटिनम कहां प्रेजेंट रहता है। बेटा इस बात को